दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। दोस्तों इस अध्याय में आप विस्तार में जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। दोस्तों लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और दुनिया की तमाम शासन व्यवस्थाओं में इसे विशिष्ट या बेहतर क्यों माना जाता है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों लोकतंत्र क्या है, तो किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार से जानने के लिए उसकी परिभाषा की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों कहा जाए तो सरकारों की सामान्य विशेषताएं होती हैं, लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। दोस्तों लोकतंत्र की सबसे आसान और विशिष्ट परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया था कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों की और लोगों द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। और सामान्य अर्थ में बात करें तो डेमोक्रेसी शब्द जो है वो डेमोक्रेसी लोकतंत्र का अंग्रेजी अनुवाद है और डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, तो लोगों का शासन, इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र जो है वो सभी शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र की बात की जाती है, उनकी व्यवस्थाओं में लोकतंत्र की बात की जाती है, लेकिन क्या वहाँ पे वाकई में लोकतंत्र होता है, इसकी जानकारी करना बहुत ज़रूरी होता है। सामान्य परिभाषा के बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताएं और असमानताएं क्या हैं, तो आइए जानते हैं। दोस्तों सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए बहुत ही सरल पैमाना होता है, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो जो व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण उसकी विशेषता ये होती है कि लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार है या नहीं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोग शासकों का चुनाव करते हैं। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर करने का महत्वपूर्ण तरीका है। जैसे म्यांमार का उदाहरण लें तो म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए और शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती है। इसके अलावा पिनोशे या चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते हैं और यही बात राजशाहियों या राजघरानों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोग द्वारा जो है लोगों के द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने शासक बनने का अधिकार पाया है। लेकिन दोस्तों ये जो सरल परिभाषा है इसको पूर्ण या पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन होता है, लेकिन यदि हम इस परिभाषा का प्रयोग बिना सोचे समझे कर लें तो फिर भी उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं। फिर भी इसका अर्थ ये नहीं होता है कि जहाँ पर चुनाव हो जाए वहाँ पर शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक ही हो। इसलिए दोस्तों असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच भी अंतर करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं क्या होती हैं, आइए सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए एक कार्टून है। इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय ये कार्टून बना था। ये कार्टून क्या कहता है, इसमें डेमोक्रेसी को इस तरह से क्यों दर्शाया गया है, तो इस कार्टून को आप समझने का प्रयास कीजिए। लोकतंत्र की विशेषताएं आइए जानते हैं। दोस्तों लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता जो है शासकों का चुनाव करती है, लेकिन इस परिभाषा में कई प्रकार के सवाल उठते हैं। पहला ये कि शासक कौन है और किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना होना आवश्यक है। लोकतंत्र में कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहा जाए, और या फिर इसे ऐसे समझ सकते हैं कि चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना
जरूरी है। और एक और महत्वपूर्ण बात चुनाव के बारे में कि कौन से लोग शासकों का चुनाव करते हैं या खुद शासक चुने जाते हैं। इसमें प्रत्येक नागरिक को बराबरी की हैसियत से भाग लेने का अधिकार है या नहीं, और क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है अथवा नहीं। और सबसे अंत में ये महत्वपूर्ण बात कि शासन का कौन सा स्वरूप लोकतांत्रिक कहा जाएगा। क्या लोग चुने हुए शासक जो है लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ नियंत्रण रेखा में बंध कर अपना काम करते हैं। और क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। तो आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। दोस्तों, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। सैनिक तख्तापलट यानी लोकतांत्रिक सरकार को जो है उसकी शासन व्यवस्था की लोकतांत्रिक सरकार को बेदखल कर सेना का सत्ता स्थापित करना। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को क्या किया कि उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी अधिकारी घोषित किया। और बाद में जनरल मुशर्रफ ने खुद को राष्ट्रपति भी घोषित किया। और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के उसने अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा भी लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि ये जो जनमत संग्रह था एक धोखाधड़ी थी और बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई थी। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस आर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके कि ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी होते हैं। और इस कानून के पास हो जाने के बाद क्या हुआ कि राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के चुनाव कराए गए और इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता जो था वो सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही थी। इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे ये स्पष्ट हुआ कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के कई ठोस कारण हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो कि जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। और ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी गई संसद और सरकार तो होती है, लेकिन असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। तो हमने जान लिया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए, और यदि किसी शासन व्यवस्था में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में नहीं है, तो उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक कार्टून है, ये लैटिन अमेरिका के संदर्भ में बना था। क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान पर भी फिट बैठता है? देखिए किस प्रकार से जो डेमोक्रेसी है वो सेना के हाथों में इस कार्टून में दिखाया गया है। अगला है दोस्तों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। तो चीन की संसद को कवांगुओ रेमाइनिन दाबियावो दाहुई यानी राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है, और चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित चुनाव भी होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। 2002 और 3 में जब चुनाव हुए थे तो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टी के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली थी। और बात किया जाए तो सरकार
हमेशा वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। इसके अलावा 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन 2000 तक हर चुनाव में इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की पार्टी को ही जीत मिलती थी और विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा तो लेते थे पर उन्हें कभी जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था और सरकारी स्कूल के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से पीआरआई के लिए वोट देने को कहते थे और मीडिया जब भी विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते थे। और पीआरआई यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जो थी वो अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे भी खर्च करती थी। तो देखिए, जब जो हमने दोनों चुनाव की चर्चा की तो लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण इनको देख सकते हैं कि इन उदाहरणों को जानने के बाद ये लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला जहाँ पे हो। तो देखिए, चीन के चुनाव में होता ये है कि लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होता है। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना पड़ता है। इसको मनपसंद चुनाव नहीं कह सकते हैं कि जनता को अपने मनपसंद प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जनता के पास विकल्प क्या होता है, उसे एक ही दल के जो है व्यक्ति को चुनना पड़ता है। इसी प्रकार मैक्सिको में क्या है कि मैक्सिको में वहाँ की जनता के पास दूसरा विकल्प नहीं था। वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था और लोगों के चाहने पर भी वहाँ पे जो है किसी अन्य पार्टी को सत्ता में नहीं लाया जा सकता है और वहाँ पे कहा जाए तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होते थे। तो दोस्तों, एक और विशेषता लोकतंत्र की आ गई। एक विशेषता ये है कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना पर्याप्त नहीं होता है, एक से ज़्यादा राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। दोस्तों, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के समान अवसर हों। दूसरी बात ये कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होना चाहिए। दोस्तों, लोकतंत्र में होने वाला जो संघर्ष है वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था और सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अब पूरी दुनिया में मान लिया गया है। पहले जो है किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं हैं। जैसे 2015 तक क्या स्थिति थी, सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम ऐसे बनाए थे कि रूसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मतदान का अधिकार नहीं था। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा होता था। और राजनैतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर यह है लोकतंत्र आधारित है। लेकिन लोकतंत्र में यदि हर वयस्क नागरिक के वोट का मूल्य एक समान नहीं है तो उस प्रक्रिया को जो है लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है और वास्तविक लोकतंत्र तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए, एक कार्टून बना है, लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र के कामकाज से संबंधित है। इसमें सिक्के की थैलियों का मतलब क्या है और राजनीति में थैलीशाहों की भूमिका के बारे में कार्टून बनाने वाला क्या कहना चाहता है। दोस्तों, यहाँ पर ये कहना की बात हुई है कि जो शासन में शासक वर्ग होता है वो अधिकतर धन बल के आधार पर सत्ता में पहुंच जाता है और फिर अपनी मनमानी करता है। इससे कहीं भी लोकतंत्र का रूप, असली रूप सार्थक नहीं होता है। देखिए, आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट, वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। ये कार्टून सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद हुए चुनाव से संबंधित है। उन्हें जेल में बंद दिखाया गया है। यहाँ कार्टूनिस्ट ये कहना चाहता है कि देखिए किस तरह से एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार लोगों को मिल गया है। इसके अलावा दोस्तों, कानून का राज और अधिकारों का आदर। लोकतंत्र की एक मूल विशेषता ये भी है कि वहाँ पर कानून का शासन हो और व्यक्तियों के अधिकारों का आदर किया जाए। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली।
उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का शासन है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव किया, राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और उसकी जवाबदेही को कम किया। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी और सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैरकानूनी घोषित किया जाता था। जिम्बाब्वे में एक ऐसा भी कानून था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था और सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। दोस्तों, जिम्बाब्वे का उदाहरण आपको ये बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। और अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, तो चुनाव पर नज़र डालना ज़रूरी है। और ये उतना ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चुनाव के पहले सत्ता के विपक्षी विरोधों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार जो है वो नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का भी समर्थन करे। सरकार के बुनियादी अधिकारों का मतलब ये कि व्यक्तियों के मौलिक अधिकार जो है उनको सुरक्षित करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है कि नहीं। इसमें सोचने की, अपनी राय बताने की, सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और ये प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। संविधान के द्वारा लोगों को बुनियादी तौर तरीकों पे कुछ अधिकार दिए गए हैं, अल्पसंख्यक समूहों को कुछ गारंटियां दी गई हैं और सरकार को इन सब का आदर करना चाहिए। तो हमने इस तथ्य से ये जाना कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर ही कार्य करती है, तभी उसे लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। हमने इस प्रकार जो अध्ययन किया है उसका सारांश आइए जान लेते हैं कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। और देखिए कि ये परिभाषा पर्याप्त नहीं है। शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताएं रेखांकित की जा सकती हैं। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे फैसले करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने उपलब्ध विकल्प कराता है कि वे चाहे तो मौजूद शासकों को बदल सकते हैं। और एक विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती हो, तभी उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जा सकता है। यहाँ पर देखिए लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के 5 उदाहरण पढ़िए। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराइए जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। देखिए, विशेषताएं हैं कानून का शासन, अधिकारों का सम्मान, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला और चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोकतंत्र के जो है मूल तत्व होते हैं। लोकतंत्र क्या है, इसकी चर्चा करने के बाद आइए अब जानते हैं लोकतंत्र ही क्यों, यानी क्या लोकतंत्र के अलावा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसको कि हम शासन प्रणाली के रूप में अपना सकते हैं। दोस्तों, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। दोस्तों, हमें केवल किसी चीज़ को इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। किसी भी चीज़ पे हमें तार्किक बहस करनी चाहिए और विचार विमर्श के बाद ही हम किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। दोस्तों, तानाशाही लोकतंत्र का जो है अलग रूप है और लोकतंत्र में जहां जनसहमति और लोगों की सहमति आवश्यक होती है, और लेकिन तानाशाह में एक व्यक्ति की मनमानी चलती है। दोस्तों,
अगर जो हम देखा जाए हम लोकतंत्र के में कुछ कमियां या दोष भी हैं, लेकिन जो है लोकतंत्र एक सामान्य शासन प्रणाली या बहुत अच्छी विशेषता के रूप में आ सकता है। लोकतंत्र एक सर्वमान्य जो है स्थिति में है। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है, इसमें भी कुछ समस्याएं हैं। लोकतंत्र ने हमारे देश या दुनिया के अन्य हिस्सों में गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग जो हैं अपने बारे में खुद फैसले करें, और इसमें इस बात की गारंटी नहीं है कि सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी करते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है, और ये भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है, और कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, लोकतंत्र का ये जो रूप है, ये सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है। लेकिन वास्तविक जीवन में हमारे सामने ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं, उसमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है या नहीं। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देखने से पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। चीन में 1958 से 61 के दौरान जो अकाल पड़ा था, वो दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल था, और करीब 3.5 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की स्थिति चीन से बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई थी। अर्थशास्त्रियों का मानना था कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया, वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की थी। अर्थशास्त्रियों का ये भी मानना था कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है, और अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, एक विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना करने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते थे। दोस्तों, ये उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से स्पष्ट ढंग से हमारे सामने आता है। लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती हैं और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वाले की मर्जी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं या जो शासक होते हैं, उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने के एक अन्य कारण ये हैं कि यहाँ पर व्यापक चर्चा और बहस होती है। लोकतांत्रिक फैसलों में ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके ही फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं, और किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम होती है। दोस्तों, जिस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, इसी प्रकार जो है लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका भी उपलब्ध कराता है, क्योंकि किसी समाज में लोगों के हित में, उनके विचारों में अंतर होता है। भारत जैसे किसी भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी अधिक होता है। यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, धार्मिक मान्यताएं अलग हैं, और जातियाँ भी अलग अलग हैं। दुनिया को दोस्तों क्या होता है कि अलग अलग दृष्टिकोण से सभी लोग देखते हैं, लोगों की पसंद में भी अंतर होता है। इनके पास जो है विचारों में, मान्यताओं में अंतर भी होता है। लोकतंत्र में कोई भी अस्थायी विजेता नहीं होता है और कोई भी अस्थायी रूप से पराजित नहीं होता है। इसलिए विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं, और भारत की तरह की विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। तो महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि लोकतंत्र में क्या होता है कि बेहतर फैसला लेना और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो, तो ये शासन व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान होता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। यहाँ एक गरीब व्यक्ति को और अनपढ़ व्यक्ति को वही दर्जा प्राप्त होता है जो पढ़े लिखे लोगों को है, और जो धनी हैं उन सबको एक बराबर। लोग किसी की प्रजा न होकर खुद अपने शासक होते हैं, और अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं।
लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई गलती न हो, गलती हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र की खासियत ये है कि फिर से हम उस गलती को सुधार सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी नागरिकों को यहाँ पर ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी कारण से लोकतंत्र को सबसे अच्छी व्यवस्था माना जाता है। दोस्तों, लोकतंत्र में लोगों की इच्छाओं का सम्मान होता है, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर देखिए एक चित्र बनाया गया है, कार्टून। हम मतदाता बहुत नाराज हैं, हम अब और सहन नहीं करेंगे। ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए हैं, इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है, हमारा धन हड़प लिया है और 28 जून को होने वाले चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो एक कनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है, यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। तो देखिए किस तरह से ये कार्टून जो है कनाडा के संसदीय चुनाव के समय में प्रकाशित हुआ था और इसमें किस तरह से मतदाताओं का विचार जो है व्यक्त किया गया है। अब आइए जानते हैं लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ क्या है। दोस्तों, लोकतंत्र की हमने एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की है। शासन के एक स्वरूप के रूप में लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। लोकतंत्र जो है क्या है कि हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोगों की तरफ से बहुमत के फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता है। बहुमत का शासन जो हमारे यहाँ होता है वो चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है और इसमें ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग हैं कि हर बात के लिए सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला नहीं लिया जा सकता। और अगर ये संभव भी हो सका तो हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय नहीं होता, न तो उनकी इच्छा होती है, न ही योग्यता और न फिर उनके पास इसका कौशल होता है। दोस्तों, इससे हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिल जाती है। इसमें क्या है कि हम लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों के मध्य अंतर कर सकते हैं और एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता हम जान पाते हैं और लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हमें लोकतंत्र के बड़े अर्थ को समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का यह चर्चित कार्टून देश की आज़ादी के स्वर्ण जयंती पर टिप्पणी करता है। दीवार पर बने चित्रों में से यहाँ पर देखिए कुछ चित्र हैं और यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, यूनिटी, इक्वलिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यहाँ पर जो नेता हैं उनके अलग अलग विचार हैं। तो ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का कार्टून है। दोस्तों, कई बार लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए भी कहा जाता है। देखिए कुछ हम सामान्य उदाहरण लेते हैं। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमत से फैसले लेते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मुझे वे टीचर नापसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूँगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। और एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, क्या वे लोकतंत्र की बात करेंगे? तो ये सारे उदाहरण जो हैं इसमें लोकतंत्र शब्द का प्रयोग जो है फैसले लेने के बुनियादी तरीकों को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले लेने का मतलब ये है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों को विचार विमर्श के बाद ही उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली हों उनका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व हो जो कम शक्तिशाली लोग का हो। और ये बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। दोस्तों, कई बार लोकतंत्र शब्द का प्रयोग हम मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए भी करते हैं। एक तो लोकतंत्र का अर्थ सरकार, समाज या किसी भी संगठन में प्रयोग किया जाता है और दूसरी बात ये देखिए
इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। और दूसरी चीज, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है, बल्कि हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें याद दिलाई देती है कि लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों को पहचानने में मदद मिलती है। न्यूनतम और कामचलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। दोस्तों, हमने यहाँ पे ये समझा कि लोकतंत्र के बुनियादी संस्थागत स्वरूप क्या हो सकते हैं। इसके अलावा आगे हम लोकतांत्रिक समाज और लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यहाँ ये जानना जरूरी है व्यापक अर्थ में लोकतंत्र के कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का जो फैसला होता है वो भी देखा जाए तो कई तरह का हो सकता है। और आज दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे सामान्य रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। दोस्तों, जब समुदाय छोटा होता है तो लोकतांत्रिक फैसले लेने के लिए दूसरे भी तरीके अपनाए जा सकते हैं, फिर भी सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। और कुछ और तरीके होते हैं जो लोकतांत्रिक फैसले लेने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है, इसका अर्थ ये होता है। लेकिन जिन विशेषताओं की चर्चा हमने की हैं वो लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें कही जाती हैं, लेकिन इन सब से एक आदर्श लोकतंत्र की स्थापना नहीं होती है। आदर्श लोकतंत्र में क्या होता है? आदर्श लोकतंत्र में डिसीजन मेकिंग या निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए और यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करने जाने की जरूरत होती है। नागरिक तौर पर हम जो भी काम करते हैं वो भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है और यही लोकतंत्र की ताकत है और कमजोरी भी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। दोस्तों, ये चीज़ें लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती हैं। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों की राजनीति में हिस्सेदारी करने की ज़रूरत नहीं रहती है। देखा जाए तो अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं हैं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा जरूरी होना चाहिए कि सभी लोग शासन में हिस्सेदारी करें। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर भी निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र में बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस अध्याय में आपने जाना कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इन सब के बारे में आपने विस्तार से पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, और कुछ सामान्य उदाहरणों से ये भी आपने जानने का प्रयास किया कि लोकतंत्र जो है सामान्य रूप से अगर जो देखा जाए तो केवल जनता का जनता द्वारा शासन या लोगों के चुने जाने की आज़ादी के आधार पर ही हम उसे लोकतंत्र नहीं कह देंगे, बल्कि उसके लिए कुछ और भी शर्तें आवश्यक होती हैं जिनके बारे में आपने विस्तार से इस अध्याय में पढ़ा है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।